अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे साथ हैं आप सबके जाने-पहचाने सुमीत पी जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन मैम। सर सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो एक बुद्धिस्ट समिट आपके यहाँ जो है स्टार्ट होने जा रही है और कहा जा रहा है कि मोदी जी जो हैं वो भी वहाँ पर होंगे। तो ये क्या है? ये थोड़ा-सा अगर आप बताएँगे क्योंकि मैंने तो ख़ैर स्टैच्यू भी रखा है, तो इसलिए मुझे बड़ा इंटरेस्ट हो रहा था इस न्यूज़ को देखकर। जी, आरज़ू जी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, बुद्धिज़्म जो है, बुद्धिज़्म को आपको समझना पड़ेगा। हुँ, बुद्धिज़्म यानी कि गौतम बुद्धा। हुँ, गौतम बुद्धा यानी कि सिद्धार्था। उनका नाम सिद्धार्था था। बुद्ध का मतलब है, हम आप कहते हैं ना मंद बुद्धि या बुद्ध बुद्ध का मतलब है, अगर आप संस्कृत में जाएंगे, जिसका दिमाग, जिसकी हुँ, एनलाइटनमेंट नॉर्मल से ऊपर हो गई, स्पिरिचुअल हो हुँ, गई। मंद बुद्धि होता है जिसका लेवल दिमाग का नॉर्मल से नीचे हो, कहते हैं मंद हुँ, बुद्धि। और गौतम बुद्ध, बुद्ध मतलब हु इज फुल्ली एनलाइटेंड पर्सन, राइट। हिज हुँ, माइंड हैज रीच्ड द गॉड। दैट इज हुँ, व्हाट बुद्धा बुद्धा टिपिकली मीन्स। अब गौतम उनका नाम था। इनका जन्म नेपाल में हुआ था और वहाँ के महाराजा के बेटे थे। फिर इन्होंने इनको, इनके पिताजी को किसी ने बोला था जब ये बड़े होंगे तो या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या बहुत बड़ा सेंट बनेंगे। तो हुँ, उनके पिताजी ने उन्हें महल में ही रखा, सारा ऐशो आराम दिया, ये दिया, कभी बाहर निकलने नहीं दिया। पर एक बार ये कहीं बाहर से, महल से बाहर निकलते तो डेथ देखी, किसी का मैयत, या जिसे हुँ, हम कहते हैं अर्थी, वो जा हुँ, रही थी। तो फिर किसी की चिता देखी जलते हुए, तो उससे बोला ये हुँ, है क्या। अच्छा, उनके आसपास सब यंग लोग रखे गए थे। इनकी शादी भी हुई, जल्दी की गई थी, शायद इनका बच्चा भी एक हुआ था। तो कहने का मतलब ये था, ना इन्हें बुढ़ापा दिखा गया, ना इन्हें तकलीफ हुँ, दिखाई गई, ना इन्हें कुछ दिखाया गया। इन्हें बताया हुँ, भाई कि जवानी, यूथ, हुँ, आराम, सब कुछ लाइफ है। पर जैसे इन्होंने वो अर्थी देखी और चिता देखी, इन्होंने पूछी ये क्या है। कहता है फिर किसी बुड्ढे को देखा। बोलता अच्छा, आदमी बुड्ढा भी होता। बोलता हाँ। बोलता फिर मरता भी है। बोलता हाँ। बोलता मरने के बाद हम जलाते भी है। बोलते हाँ, जलाते हैं। तब से इनका जो थॉट प्रोसेस था, जो माइंड था, वो कंप्लीट बदल गया हुँ, और ये निकल गए सत्य की खोज में। फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर हमारे वाराणसी में जगह है सारनाथ, जहाँ इन्होंने पहले सरमन दी, पहला अपना ज्ञान दिया। इंडिया ये घूमे। इनकी काफ़ी, मतलब इनका दिमाग रीच्ड एट डिफरेंट लेवल, और काफ़ी इन्होंने हुँ, चमत्कार, काफ़ी टीचिंग्स, काफ़ी ऐसी चीज़ें उन्होंने की है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बुद्धिज्म टेक्निकली इज आउटशूट ऑफ हिंदुइज्म। हुँ, बुद्धिज्म जो है, जो दुनिया भर में माना जाता है, चाहे आप जापान में एक जैन माना जाता है, चाइना में एक अलग थोड़ा वर्जन माना जाता है, बट बुद्धिज्म थाईलैंड में माना जाता है। बुद्धिज्म इज आउटशूट ऑफ हिंदुइज्म। सिखिज्म इज आउटशूट ऑफ हिंदुइज्म। जैनिज्म इज आउटशूट ऑफ हिंदुइज्म। क्योंकि बुद्ध खुद, गौतम बुद्ध खुद, इनका नाम सिद्धार्थ था, ही वाज बोर्न हिंदू, तो हिंदू ही थे वो। तो बट जब उनको वो एनलाइटनमेंट आई तो उन्होंने कुछ चीजें बताई, विच आर डूज एंड डू नॉट्स ऑफ लाइफ, राइट। कि ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इंसानियत ये है, मतलब धर्म ये है, कर्म ये। उन्होंने एक डेफिनेशन दी, जो उन्होंने सरमन्स दी, उस पे आधारित हुआ बुद्धिज्म। ठीक है। तो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का एक रूट कनेक्ट है, because it's outshoot of Hinduism and the Buddha himself was a Hindu. So that is why I'm giving you the story. शॉर्ट्स, मतलब है तो लंबी, मैं छोटा सा कैप्सूल बता रहा हूँ ताकि टू सम इट अप। अब मोदी जी जो हैं, इसको एड्रेस करेंगे, ये हम इस सम्मेलन को, और एक जो रूट लेवल पे कनेक्ट है, एक जो रूट लेवल पे हुँ, सिमिलैरिटी है, कनेक्ट है, ओरिजिन है, और एक जो ये चीजें हमारी कॉमन है, इस कॉमनलैरिटीज को, ये जो हुँ, कॉमनैलिटीज है, हुँ, जो इनके बारे में बात करेंगे। हुँ, हिंदुइज्म की अच्छी चीजें, बुद्धिज्म की अच्छी चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बुद्धिज्म की मैक्सिमम टीचिंग्स हैं, आप हुँ, 80-90% दे आर टेकन फ्रॉम हिंदुइज्म ओनली। हुँ, तो उसमें सिमिलैरिटी क्या है, कनेक्ट क्या है, रूट्स क्या है, नेचर क्या है, दुनिया में अभी क्या करना चाहिए, क्या अच्छाई है, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे हिंदुइज्म में कहते हैं वासुदेवम कुटुम्बकम, बुद्धिज्म हुँ, में भी यही चीज़ मानी जाती है।
हिंदुइज्म में कहते हैं दान करो, धर्म करो, पाप करो, पाप पुण्य का हिसाब होना चाहिए। बुद्धिज्म में भी दान, धर्म, पाप, पुण्य। भाई हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में एक बार कहते हैं जब आप जाओगे आपका ट्रायल बैलेंस जीरो, सबका हिसाब यही होता है। तो अच्छे कर्म लेके जाओ, नहीं तो जब सिकंदर भी गया था उसके भी हाथ बाहर रखे थे ताबूत के कि भाई ये भी कुछ लेके नहीं गया। तो ये चीजें कॉमन है, तो इनको एड्रेस किया जा रहा है, एक कल्चरल कनेक्ट बनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए दुनिया में काफी आबादी, काफी देश हैं जो बुद्धिस्ट हैं, और उनमें से काफी देशों को ये नहीं पता कि भाई ये बुद्धिज्म का ओरिजिन क्या है। जैसे जापान में वो एक जैन मानते हैं, जैन इज लाइक अ गुरु है जी, एक गुरु उनको गाइड करता है। अब जो हमारा बिहार में है, बिहार में हमारी जो बुद्धिज्म की वो है, व्हाट यू कॉल दैट, एपिटोम है। तो अगर आप मैं कहीं बार जाता हूँ, गया हूँ वहाँ पे, वहाँ इतने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, इतने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। सारनाथ इतने पूरे, बोध गया है बिहार में, सारनाथ है वाराणसी में, इतने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं कि वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वो दुनिया भर के लोग मंक्स आते रहते हैं, वहाँ का दर्शन करते हैं, ये करते हैं। एक जो ये सिमिलैरिटी है, एक जो ये कनेक्ट है, इसको उजागर करने की कोशिश की जा रही है, इसको बताने की कोशिश की जा रही है। इंटेंशन अच्छा है, इंटेंशन इज काइंड टू स्प्रेड ह्यूमैनिटी, टू स्प्रेड लव, टू स्प्रेड कंपैशन, टू स्प्रेड similarities and to talk how can world be a better place. मोदी जी का आइडिया ये है, this is what the Buddhist Summit is about, and बुद्धिज्म को एक स्थान देना, एक दर्जा देना, एक रुतबा देना, और उसके प्रति एक रेस्पेक्ट दिखाना। दिस इज द मोटिव एंड द मिशन ऑफ दिस वन। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है और होना चाहिए, इस तरह के समिट्स भी होने चाहिए, इस तरह के इवेंट्स भी होने चाहिए। बिल्कुल। एक चीज सर हम और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि वैसे तो खैर अक्सर चीजें देखते हैं कि लॉन्च हो रही हैं इंडिया में, और मेड इन इंडिया करके जो है बहुत बार कई कई प्रोडक्ट्स जो है वो आती हैं सामने। तो आपके ख्याल से इससे फायदा होता है कंट्री को कि अगर कंट्री के अंदर ही आपके, हमने देखा है बहुत सी गाड़ियां जो हैं वो इंडिया में ही बनती हैं, और कई चीजें आ गई। अब तो खैर वो एप्पल वाले भी खैर अब तो पहुंच गए हैं, उनको भी हमने देखा माधुरी दीक्षित के साथ वड़ा पाव खाते हुए। तो वो पिक्चर्स भी जो है वो है। लेकिन आपके ख्याल से कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, किसी भी कंट्री के लिए, कि वो प्रोडक्ट्स जो है उसकी अपनी ही कंट्री में बने, कहीं बाहर से ना मंगानी पड़े? देखिए आरजू जी, ये शुरुआत काफी साल पहले हुई थी। ये एक बार मुझे याद है 15 अगस्त पे मोदी जी तकरीर करते हैं लाल किले से, तब उन्होंने बोला था कम मेक इन इंडिया, कब मेक इन इंडिया, एक इंग्लिश में ये शब्द बोला था। तो तब एक क्लैरियन कॉल थी, आप आइए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करें। और फिर उसके बाद मोदी जी ने बोला था आत्मनिर्भर भारत, ये कोविड के आसपास का स्लोगन है, कोविड के आसपास का। ये दोनों स्ट्रैटेजी देखिए, मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत। मैंने शायद आपसे या कहीं और भी बात की थी। तो आत्मनिर्भर भारत डज नॉट मीन कि हम सारा इंडिया में बनाएंगे, किसी से हमें कोई मतलब नहीं, आइसोलेट हो रहे हैं। बट जो मेन चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो हमारी तरक्की बहबूदी के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें हम इंडिया में बनाएं। अभी देखिए सबसे ज़्यादा पेटेंट अगर दुनिया में कहीं से भी फाइल हो रहे हैं, वो इंडिया से हो रहे हैं। अगर पेटेंट फाइल हो रहे तो मतलब भाई हम चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं, उनको रजिस्टर करवाने की बात करें तभी पेटेंट फाइल कर रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखें तो हम कहीं नहीं थे 2014 में, और आज 9 साल में, 8 साल में हम नंबर 3 बन गए दुनिया में। ये एक अचीवमेंट थी। अब आप डिफेंस का प्रोडक्शन देखिए, जैसे डिफेंस में एक टाइम में वी आर 100% नेट इम्पोर्टर्स, आज हमारा 60% चीज़ें यहाँ बनती है। 60% डिफेंस बजट इंडिया में शुरू होता है। आज आप देखिए हमारा नेवी का एक टाइम में 70-80% एमिनेशन बाहर से आता था, आज लगभग 100% एमिनेशन इंडिया में बनता है। एक टाइम तो हम बुलेट प्रूफ जैकेट तक बाहर से मंगाते थे, आज बुलेट प्रूफ जैकेट क्या, अब तो ब्रह्मोस क्या, अब तो इसरो का भी आपने देखा हो रीयूजेबल रॉकेट या शटल भी उन्होंने ट्राई कर लिया, वो अब इंडिया में बन रहा है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका 60% सामान इंडिया में बना, LCA की बात करें, LCH की बात करें, आज प्रलय मिसाइल की बात करें, आज अग्नि 5 की बात करें, आज INS अरिहंत की बात करें, सब इंडिया में बन रहा है। और पेटेंट वेरियस चीज में हो रहे हैं। अपना जो हमारा 6G बन रहा है वो हम इंडिया में बना रहे, करीब 100 पेटेंट हम 6G के लिए फाइल कर भी चुके हैं। तो मतलब डिफेंस से लेके हो या चीजें हो, वो सब इंडिया में हो रही है। अब जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें हम अफोर्डेबल हाउसिंग 2 करोड़ मकान हम दे चुके हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। काफी लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है, कहता है अरे भाई ये तो 135 करोड़ की आबादी, 2 करोड़ मकानों में क्या होगा।
देखिए 135 करोड़ की आबादी है, एक मकान में एवरेज 5 लोग रहते हैं, तो 135 करोड़ मकान नहीं चाहिए, 25 से 30 करोड़ मकान चाहिए। 20 से 25 करोड़ मकान ऑलरेडी हैं, जिनके जो 2 करोड़ मकानों का मतलब है 10 करोड़ लोग उसमें रहेंगे। 2 करोड़ मकानों का मतलब है 10 करोड़ लोग रहेंगे। जो ये 10 करोड़ लोग हैं जो जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो गरीब है, उनके लिए मकान बनाए जा रहे हैं। अभी वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशंस का कल परसों स्टेटमेंट आया कि इंडिया हैज ऑलमोस्ट टेकन आउट एवरीबॉडी फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। शायद अब 1 करोड़ या 1.5 करोड़ लोग अब भी रहते हैं, या हो सकता है एज वी टॉक वो भी निकल गए हो। एक्सट्रीम पॉवर्टी में कोई नहीं था, जबकि आप देखिए करीब 90 में हमारे 52 से 54% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे, और पिछले 9 सालों में ऑलमोस्ट हर एक को निकाला गया है। मतलब कोई अब एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं है। एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज बीन एलिमिनेटेड। ये मकान बन रही है, स्कीमें बन रही है। अब जब आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी, अब आपके यहाँ चीज़ें बनेंगी, तो काम मिलेगा। काम मिलेगा टैक्सी वाले को, ऑटो वाले को, रेस्टोरेंट वाले को, ट्रांसपोर्टर को, होटल को, जहाज को। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। देखिए एक रेशो होता है, अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 1 होती है तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 9 होती है। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको जेवर एयरपोर्ट की। हम जेवर में नोएडा में एक एयरपोर्ट बना रहे हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली ग्रीन एयरपोर्ट होगा। डायरेक्ट ये 1 लाख नौकरियां दे रहा है डायरेक्ट, पर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इसकी करीब 9 से 10 लाख है। तो 1:9, 1:10 का रेशो होता है द काइंड ऑफ जॉब्स क्रिएशन। बिकॉज इकोनॉमी में डेफिनेशन ऑफ अ जॉब इज अपॉर्चुनिटी टू अर्न, रोजगार के अवसर। तो ये जो ऑपरेशन होता है, फिर आपको जीएसटी आता है, फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं। अभी आपने देखा हमने $770 बिलियन का एक्सपोर्ट कर लिया गुड्स एंड सर्विसेज अभी 31 मार्च तक, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ। वी आर इन टॉप 5 इन द वर्ल्ड नाउ। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इससे बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होती है। और आज एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए हमारा $80 बिलियन का डिफेंस बजट है। अगर हम चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, मैं मान लो हम 1000 चीज़ें इंपोर्ट कर पाएंगे, पर अगर हम यही चीज़ें इंडिया में बनाएंगे तो इसी बजट में हम 4000 चीज़ें बना लेंगे, क्योंकि जो कॉस्ट होता है 1/4 से भी कम हो जाता है जब आप बनाते हो। तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, आपका एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ता है। आज आप देखिए आरजू जी, नब ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, वी आर नंबर 2nd मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड। चाइना के बाद अभी इंडिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ऑफिशियल हो गया ये नंबर। सर क्वालिटी कैसी रहेगी, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्वालिटी वो नहीं रहेगी। इवन अगर आईफोन भी इंडिया में बनेगा तो आईफोन की वो क्वालिटी नहीं होगी जो पहले थी। कई लोगों का कहना है, मुझे नहीं मालूम ठीक है या गलत, लेकिन आप क्या कहेंगे? देखिए आरजू जी, क्वालिटी की जहां तक बात है, एमएनसीज का एक स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, एक एसओपीज होते हैं, एक प्रैक्टिस होती है। वहां तो ये भी होता है, एक एक कंपोनेंट के कई बार ऑडिट होते हैं। तो ये हम इंडियन आईफोन नहीं बना रहे, हम आईफोन को इंडिया में बना रहे हैं। एक होता है इंडियन आईफोन, तो आपको यार आपकी टेक्नोलॉजी क्या, आपकी क्वालिटी क्या। आईफोन ही आपका इंडिया में बन रहा। बाय द वे, जो आईफोन 14 है जो दुनिया भर में यूज हो रहा है, वो तो इंडिया में ही बन रहा है। आप आईपॉड में इंडिया में बन रहे हैं, और एप्पल तो इस साल जो उम्मीद है $7 बिलियन की प्रोडक्शन इंडिया से कर रहा है। तो चीज वही है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वही है, लोग वही हैं, सिर्फ इंडिया में बन रहा है क्योंकि चाइना से वो अपना, आप जानते हैं कि डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स हो रहा, अपना हिसाब किताब चाइना से मिला रहे। बिकॉज सर जैसे मैं होंडा या उसकी टोयोटा की मिसाल दूंगी, जो गाड़ियां यहाँ पर पाकिस्तान में आती हैं, वही उसी कंपनी की कार अगर हम दुबई में या हम यूरोप में देखें तो वो बॉडी उसकी जो है वो थिक होती है, डिफरेंट होती है। और यहाँ पे जब बनती है तो वो हमारे दोस्त कहते हैं कि तो डालडा के डब्बों से बनाती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्वालिटी में फर्क आ जाता है। उसको अगर एक मेरे जैसा भी एक पंच मारे ना तो गाड़ी बॉडी जो है उस पर डेंट पड़ जाता है। तो ये फर्क आता है, इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे कि क्या क्वालिटी वही रहेगी? नहीं आरजू जी, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, कोई क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, बस मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठा के इंडिया में। मैं आपको बताऊं, अभी आप सैमसंग फोन यूज करते होंगे, दुनिया भर में सैमसंग फोन यूज होता है, आपके रिश्तेदार आप भी यूज करते होंगे। सबसे बड़ा सैमसंग का कारखाना नोएडा में है कई साल से। जो जीप गाड़ी है, जीप जो फोर्ड की जीप गाड़ी इंडिया में बन के सब जगह एक्सपोर्ट होती है। अभी जो आपके आईपॉड बनते हैं सारे इंडिया में बन रहे हैं। आईफोन 14 जो दुनिया भर में जा रहा है, इंडिया में बन रहा है अभी। तो ऐसे कई सारे कंपोनेंट हैं जो इंडिया में बन रहे हैं। देखिए अभी हम लोगों के सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, राइट, दुनिया भर के सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं हम, वो इंडिया में कर रहे हैं। हमारी गाड़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दवाइयाँ आपकी जो 203 कंट्रियों में जाती है, इंडिया से बन रही है।
यूएस में करीब 32% दवाइयाँ जो है वो तो इंडिया से जा रही है। तो यहाँ क्वालिटी का सवाल नहीं है, यहाँ क्वालिटी का सवाल नहीं है, मेक इन इंडिया है। और हमारे अपने प्रोडक्ट्स हो, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हो, मतलब इम्पोर्टेड नहीं कि मल्टीनेशनल्स के प्रोडक्ट है, वी आर मीटिंग ऑल द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड ऑल। इनफैक्ट चाइना में क्वालिटी की दिक्कतें आती, इंडिया में क्वालिटी की दिक्कतें नहीं आती। देखिए चाइना में तो आपको ये भी डर है ना, आईपीआर चुरा लेंगे आपका, आज कल परसों आपका आईपीआर चुरा के नकली बनाने लगेंगे। तो वो यहाँ वो दिक्कतें नहीं आती। यहाँ आज जो भी चीज़ बनती है बिल्कुल स्टैंडर्ड बनती है। देखिए अगर हमारे प्रोडक्ट्स में दिक्कत होती तो $770 बिलियन का हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, फिर तो जाहिर सी बात है नहीं कर पाते। 562 बिलियन था लास्ट ईयर, उससे 770 किया हमने करीब करीब। तो मतलब इतना जो करीब करीब आप आरजू जी मान लिए 200 बिलियन का जंप, विच इज अप्रोक्सीमेटली 40-45% जंप, अगर क्वालिटी ना हो तो ये तो संभव ही नहीं ना करना। और मैंने आपको तो खैर पहले ही आपके शो पे या कहीं बोला था कि 2030 में विल बी डूइंग अप टू $1.5 बिलियन ऑफ गुड्स एंड $500 बिलियन ऑफ सर्विसेज। तो उसका विजन डॉक्यूमेंट भी पीयूष गोयल जी ने जारी किया कि कैसे करना है, क्या करना। अब 19 कंट्रियों में रुपया मतलब रुपी इज यूज्ड एज अ करेंसी, 19 कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट हो गया है। अब आप देखिए कल बात हो रही थी कि रशिया भी इंडिया के साथ एफटीए कर रहा है, फिर आया कि यूरेशियन ब्लॉक जिसमें 3-4 कंट्रियां और भी है वो मिलके एफटीए कर रहे हैं। आपकी जीसीसी कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन एफटीए इन इंडिया। तो अगर, और मेरे को ये आपको खुशी हो रही बताते हुए, रुपी बाय ऑफिशियली अब ये मेरा आइडिया या प्रेडिक्शन नहीं, ऑफिशियली रुपी इज द फोर्थ सर्कुलेटेड करेंसी इन द वर्ल्ड। डॉलर, जबरदस्त, यूरो, पाउंड और चौथे नंबर पे इंडियन रुपया आ गया है एज ऑन डेट, जब एज वी टॉक। तो ये ऑलरेडी आ गया है। अगर क्वालिटी की दिक्कतें हो, अगर रिलायबिलिटी की दिक्कतें हो, तो ये चीजें इतना एक्सपोर्ट सर्कुलेशन ये पॉसिबल ही नहीं है। और सॉफ्टवेयर वगैरह में तो आईटी में हो, सोलर एनर्जी में हो, सोलर पैनल्स में हो, हमने तो काफी सोलर अलायंस भी बना दिया। वी आर ऑलरेडी टेकिंग अ लीड। स्पेस में वी आर ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स, क्योंकि स्पेस इज गोइंग टू बी अ बिग इंडस्ट्री इन इंडिया आने वाले टाइम में। तो ये सब सेमीकंडक्टर का अब यहाँ शुरू होने वाला है। आपने अभी देखा हो हमने अपनी नैविक चिप बनाई है, अभी 5 दिन पहले नैविक चिप वी हैव लॉन्च्ड। नाउ नैविक चिप इज अगेन अ गेम चेंजर व्हाट वी हैव डन। तो काफी चीजें हम कर रहे हैं अभी। अच्छा, आपके जो हमारी गुजरात में रिफाइनरीज है, दुनिया का टोटल 5% पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम रिफाइन कर रहे हैं। पेट्रोकेमिकल्स में आरजू जी वी हैव कम नंबर 3rd और 4th नाउ। कभी नंबर 4th होते, कभी नंबर 3rd होते हैं पेट्रोकेमिकल्स में। तो मतलब, और ये पेट्रोकेमिकल्स हमारे पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं। तो कहने मैं आपको टेलीफोन से लेके ऑयल से लेके पेट्रोकेमिकल्स इसलिए बता रहा हूँ, वेरियस इंडस्ट्रीज, तो आपको एक पूरा स्पेक्ट्रम दे सकूं। और पेट्रोकेमिकल्स, मेडिकल, आईटी, ये 0 and 1 का बिजनेस है। ये ठोक पीटने वाला बिजनेस नहीं है, डालडा के डब्बे यूज नहीं होंगे। ये या तो सही है या गलत है, बीच में कुछ नहीं है। तो बिल्कुल, तो ये चीजें हो रही हैं और बहुत बढ़िया हो रही है और बहुत बढ़िया चल रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इज अ रेवोल्यूशन। और अभी हमारा ऑपरेशन गति शक्ति चालू है, भारतमाला, सागरमाला चालू है। तो विद दीज थिंग्स कमिंग इनटू पिक्चर, आवर लॉजिस्टिक कॉस्ट विल कम डाउन। जो अभी 11-12% है, ये हमारा 5.5% करीब आएगा। एवरी इंडियन बिजनेस विल बी वायबल बाय 7-8% इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और अब हमारा विजन डॉक्यूमेंट है 2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट का। विजन डॉक्यूमेंट 2030 तक रिलीज हो गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर इंडिया रुपया तब तक 40-50 कंट्रियों में चल गया, जो मेरी पूरी उम्मीदें, चल जाएगा एज अ मैटर ऑफ टाइम, तो we might even do up to $3 trillion of exports. We might even surpass China in exports. तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मतलब अब जो मेक इन इंडिया है ये बहुत बड़ी चीज है। जो हम, अब मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। जो हमने आपसे बात की थी मैंने, वो जब हमने MQ-9 ड्रोन्स लिए थे, प्रेडेटर ड्रोन्स लिए थे, MQ-9 की बात की थी, भारत जनरल एटॉमिक से लिए थे हमने। अब आरजू जी वो 3 बिलियन के वो 300 ड्रोन्स है, करीब करीब 30 ड्रोन्स है सारी। तो करीब करीब $100 मिलियन का एक ड्रोन है। और अगर हम वो यही बनाए जो हम आने वाले टाइम में बनाएंगे, DRDO ने भी बनाया, अभी एक लॉन्च भी किया, तो उससे 1/10 कॉस्ट में बन रहा है। तो एडवांटेज, आपके पास टेक्नोलॉजी आती है, आप अपग्रेड कर पाते हो, आपकी EMC सस्ती है, आप टेक्नोलॉजी को एनहांस कर पाते हो, और 1/10 कीमत में बन जाता है या 1/4 कीमत में बन जाता है। जितने पैसों में हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया अभी, उससे दुगना पैसे तो रिट्रोफिटिंग में लगते पुराने एयरक्राफ्ट कैरियरों। तो ये चीजें आ जाती है। इसीलिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत आर गेम चेंजर मूव, जहां आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, अपने लोगों को काम देते हो, और देश का पैसा देश में रहता है।
ये भी इम्पोर्टेंट है। और सर लास्ट में ये पूछना चाहूंगी कि ये सारे काम जो यानी कि मेड इन इंडिया और ये सब कुछ जो हो रहा है, जो इवेंट हमने अभी अभी डिस्कस किया, तो ये चीजें जो है ये बीजेपी की गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जो है नेक्स्ट इलेक्शंस में कितनी मदद करेगी आपके ख्याल से? देखिए, ये मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को, मेरा जो आकलन है, मेरा जो अनुमान है, ये एक रेवोल्यूशन है। ये कोई छोटी मोटी चीजें, मैंने आपको बोला ना, हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक इंपोर्ट करते थे जी। हम तो राइफल्स तक इंपोर्ट करते थे एक टाइम में, और हमने 30 साल तक होविट्जर गन नहीं ली थी। सही। तो ये तो पता ही आपको क्या होता था। तो बट आज ये जो रेवोल्यूशन आया है, आज इससे जो एम्प्लॉयमेंट आई है, आज इससे जो चेंजेस आई है, आज इससे जो कंट्री में कॉन्फिडेंस आई है। अब देखिए, लास्ट महीने हमने 1,60,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया, और जैसे ये जीएसटी कलेक्शन, मेरा आइडिया है 1-2 साल की बात है, 2 से 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। 2.5 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन इज अ माउंटेन ऑफ मनी। और ये मंथ की कह रहा हूँ मैं, 1 महीने का, इज अ माउंटेन ऑफ मनी। उससे फिर जो लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा आयुष्मान भारत इंश्योरेंस 50 करोड़ लोगों को मिला है। 5 लाख तक का इंश्योरेंस 50 करोड़ या 54 करोड़ लोगों को मिला है। 80 करोड़ लोगों को आज भी फ्री राशन मिल रहा है। और ये जो पैसा सरकार के पास आएगा, जो हमारा विदेशों में जाता था, विदेशी कंपनियों में जाता था, जहां विदेशी प्रॉफिट करते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत करते थे, उन्हें करना चाहिए, प्रॉफिट के लिए हर कोई बैठा है। अब ये पैसा जो बचेगा, इससे लोगों के लिए बेनिफिट है। जो सड़कें बन रही है, रेलवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च हो रही है, रोड्स बन रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे। 10 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इस बजट में आया, इसका पैसा कहाँ से आएगा? ये जो 54 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस मिला, और आने वाले टाइम में अनुमान ये है कि और बढ़ेगा। ईज ऑफ लिविंग में हम काफी आगे चले गए, हाईवे में काफी आगे चले गए। आज देखिए, हमारा जो जल शक्ति मिशन है, युगांडा हमारे पास आ रहा कि यार ये हमारे को यहाँ पे आके हमारे में लॉन्च करिए, क्या आपने जो किया। तो अब हमारा कोविन जो प्लेटफॉर्म है, 34 कंट्रियां यूज कर रही है इसको। तो ये जो चीजें बन रही है, जो पैसा बचेगा, जो पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा, जो जीडीपी बढ़ेगा, ये लोगों की तरक्की और बहबूदी के लिए काम आएगा। इट विल बी यूज फॉर द पीपल। आप देखिए, रोड बन रही है, आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, वंदे भारत बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं। आरजू जी, 200 करोड़ वैक्सीन लगाना कोई मजाक बात नहीं है। 200 करोड़ वैक्सीन लगाना कोई मजाक बात नहीं, रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन बनाना, ये जितनी भी चीजें बन रही है, दिस इज, पीपल आर सीइंग द चेंज ऑफ दिस, पीपल आर फीलिंग द रिपल इफेक्ट ऑफ दिस। 2 करोड़ लोग को, मुझे बताइए किस कंट्री ने 2 करोड़ लोग को घर दिया? 2 करोड़ घर देना, और इन घरों में 54 नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, फटाफट घर बन रहे हैं, दैट्स स्टेट ऑफ आर्ट। तो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। अगर आप रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल, स्विट्जरलैंड में 100% है, इंडिया नंबर 2 आता अबव 90%, पाकिस्तान आता 0% पे। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं थी। 8-9 सालों में इलेक्ट्रिफिकेशन कहाँ होगी? एलपीजी कंसेंट्रेशन 45-40-60 9 साल पहले भी 98% हो गई है। आज के डेट में हर बच्चा स्कूल जा रहा है, हमारा हार्डली कोई बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा। 8,000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कभी भी कंट्री में चल रहे हैं। 8,000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर रनिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द कंट्री। आज 70 कंट्रियों में 700 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हम चला रहे हैं। तो ये जो चीजें जनरेट हुई, क्योंकि रेवेन्यू हो रहा है, खुद बना रहे, खुद प्रोडक्शन कर रहे, खुद चीजें बना रहे, तो अपने लिए भी फायदा हो रहा है और दुनिया का भी फायदा हो रहा है। अपने लिए भी फायदा हो रहा है, दुनिया का भी फायदा हो रहा है। और मैं आपको एक लास्ट जाते जाते एक चीज बता दूं, जो काफी लोग हमारे इंडिया में तो जानते हैं, आपके पाकिस्तान में जानते नहीं जानते, इसलिए मैं बताता हूँ। एक मोदी जी का कॉन्सेप्ट था जन औषधि। औषधि मीन्स दवाई, जन औषधि मतलब ये सुना होगा आपने, नहीं सुना? सही। आरजू जी, इंडिया में जो दवाई की कीमत है नॉर्मल रिटेल में, दैट इज 1/10 ऑफ अमेरिका एंड यूरोप। अमेरिका में जो सबसे ज्यादा दवाई भी बिकती है, इंडियन कंपनियों की बिकती है। अब मान लीजिए वहां कोई दवाई है 10 रुपए 100 रुपए टेबलेट एग्जाम्पल, यहाँ वो करीब 7-8-10 रुपए टेबलेट है। मोदी जी ने क्या किया? देखिए, 10 साल जो दवाई आ जाती है उसके बाद उनको रॉयल्टी नहीं देनी होती, पेटेंट्स वालों को रॉयल्टी नहीं देनी होती। मोदी जी ने हजारों दुकानें खोली है, एक चेन शुरू की है, जन औषधि। जो गोली एग्जाम्पल आपको अमेरिका में 100 रुपए की मिल रही है, यहाँ आपको रिटेल में मिलेगी 10 रुपए की। जन औषधि में यही गोली आपको 1, 2 या 3 रुपए की मिलेगी। इट इज 70, 80 और 90% चीपर देन द रिटेल प्राइस।
मतलब वो गोली आपको जन औषधि की दुकानों पे वो ब्रांडेड नहीं होती, आपको सॉल्ट पता होना चाहिए क्या है, बिल्कुल तो वो सही। मिलती है आपको 1 रुपए में। करोड़ों लोगों का को जो मेडिकल अफोर्डेबल नहीं था, जो दवाई नहीं खा पाते थे, लिटरली मैं बोलूं ये दवाई फ्री मिल रही है, लिटरली फ्री मिल रही है। आप खुद सोचिए, 100 रुपए, 10 रुपए रिटेल और 1 रुपए जन औषधि पे, इसको रेवोल्यूशन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, खास तौर पे मेडिकल में तो ज़रूर मैं कहूँगी कि क्योंकि आज पूरी दुनिया में मेडिकल बहुत महँगा है और लोगों के तो सुनते हैं कि भई अमेरिका और इस तरह की जगहों पे भी घर बिक जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ थोड़ी सस्ती कर दी जाए और लोगों की पहुँच में हो तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज जॉइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।